मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो पहले मैं डाउट करवा देती हूँ। ओके, जिस किसके भी डाउट होंगे पहले मुझे डाउट पूछ लो। पहले मॉड्यूल वाले डाउट स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक मॉड्यूल में भी मैंने आपको बोला था कहाँ तक, 50 तक ना। यस मैम। लास्ट लेक्चर आपको 50 तक होमवर्क दिया होगा। तो पहले मॉड्यूल के डाउट पूछो और फिर हम करेंगे अगर असाइनमेंट के डाउट्स है तो। So I'll first clear the doubts, then I'll teach you ahead. All those who have doubts can start asking me module के doubts. और प्लीज टाइप नहीं करना, बोल देना कौन सा प्रॉब्लम नंबर डाउट है। डू नॉट टाइप ऑन स्क्रीन। बोलो फटाफट। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37। ओके, वेट। क्वेश्चन नंबर 37। आगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो है, इट सेज ओके, अ पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% वाटर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी क्ले है उसमें वाटर का परसेंट 8 है, तो रिमेनिंग 92% वो क्ले का है। ठीक है। द ओरिजिनल सैंपल कंटेन ओके 12% वाटर, 45% सिलिका। तो ओरिजिनल कंपोजिशन मतलब ड्राइंग के पहले 45% सिलिका था, उसमें 12% वाटर था। इधर भी ध्यान दोगे तो पूरा 100 नहीं होता, मतलब और भी कुछ है, राइट? और भी कोई दूसरे मिनरल्स है, बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग द रेशियो बिटवीन टू मिनरल, दैट इज सिलिका एंड वाटर। तो जब सिलिका 45% है तो वाटर 12% है, सिलिका 45% होता है। तो अभी वाटर 8% हो गया तो सिलिका कितना होगा, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया आपको? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है। और बोलो मैम, उससे नहीं आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आ रहा, उससे 30 आ रहा है और 30 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके आसपास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बेटा तीसरा फैक्टर कंसीडर नहीं किया होगा ना आपने। इसमें क्या होना है, जब भी वाटर का परसेंट कम हो गया ना तो परसेंट में दूसरे मिनरल्स का बढ़ जाएगा ना। जब भी वाटर 12 होता है तो बाकी दो मिलके कितने हैं आपके, 88। तो वाटर कम हो गया तो बाकी दो का बढ़ना है। इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। हाँ, ट्राई कीजिए। आप समझ रहे हो, अगर कोई सैंपल मॉइस्ट होता है उससे मॉइस्चर निकल जाता है, परसेंट में मॉइस्चर निकल गया, तो कंपोजिशन में वाटर कम होने के बाद परसेंट कंपोजिशन में जो सॉलिड है उसका परसेंट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वाटर एंड सिलिका, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाटर कम होते जाएगा तो सिलिका बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? और बोलो क्वेश्चन नंबर 39। यस मैम। 39 कहता है हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4 XH2O, ठीक है, undergoes 55.9% loss in weight on heating and becomes anhydrous. Okay, what is the value of X will be?
इसमें भी क्या करना है ना, इसमें भी इसमें एक फॉर्मूला दिया आपके पास, एक फॉर्मूला है, प्रॉपर फॉर्मूला है Na2SO4 XH2। इसमें आप क्या कर सकते हो, Na2SO4 XH2O का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, but this molecular mass that you are calculating, okay, will have water का mass as X. Say for example, सोडियम का आप लोगे 23 into 2 46, सल्फर आप लोगे 32, ऑक्सीजन आप लोगे 64 और वाटर का 18x रहेगा, और ये x के टर्म पे इसका एक मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो फिक्स रहता है, वो तो नहीं चेंज हो जाएगा ना आपका। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। Yes, ma'am. Ma'am. हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। हेलो, यस मैम आ रही है। हेलो, अच्छा, हेलो, यस मैम। हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। तो वी वर डिस्कसिंग दिस। तो इसमें Na2SO4 कंटेन्स 55.9% वाटर है। इसका मतलब ओके, वो खुद कितना है, परसेंट लॉस मतलब उतना वाटर हो गया ना। तो 100 से अगर मैं 55.9% को माइनस करूं, सो व्हाट नेक्स्ट आई एम डूइंग, तो ये आपका जो भी है मास हो गया। अभी देखो, वी स्टार्ट विथ 100 और उसमें से 55.9% आपका लॉस हो गया, मतलब वो वाटर है। तो 44.1% ये है खुद Na2SO4 है ना, 44.1% इज योर Na2SO4, और इसमें वाटर का जो पार्ट है वो कितना है, 55.9। अभी तो मैं परसेंट को ग्राम्स में लेती हूँ और लिखती हूँ कि 44.1 ग्राम Na2SO4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 44.1 ग्राम अगर Na2SO4 है तो उसमें वाटर कितना है, 55.9 ग्राम वाटर है। ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. तो अगर 1 ग्राम Na2SO4 होगा, 1 ग्राम होगा Na2SO4, तो उसमें वाटर कितना होगा? इफ आई हैव टू कैलकुलेट, आई सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? इट विल बी 55.9 अपॉन 44.1 gram of water. So I calculated amount of water per gram of Na2SO4. यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। अभी
हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? तो ये टोटल मैंने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। अगर सिर्फ Na2SO4 है तो उसमें वो वाटर नहीं रहेगा, मतलब वो होगा 46 into 32 into 64 का अगर मैं टोटल करूंगी तो ये Na2SO4 का विदाउट वाटर वाला मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये कितना है देखो, 142 grams। When you add this 46 plus 64 plus 32 ये हो जाएगा 142 grams। तो 1 ग्राम में कितना वाटर है वो मैंने निकाला, तो अभी मैं निकालूंगी। therefore 142 grams of Na2SO4 will contain how much water? 142 grams of Na2SO4 में कितना water है? And that answer will be 55.9 upon 44.1। ये 1 ग्राम का वाटर था, उसको 142 से मल्टीप्लाई किया, कितने ग्राम ऑफ वाटर रहेगा? 142 ग्राम्स Na2SO4। फिर आंसर आ जाएगा 180 ग्राम्स। तो ये 180 ग्राम्स वाटर किस में है? Na2SO4 में है, जिसका मास हमारे पास है 142 ग्राम्स। तो अभी 180 में हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर? अभी क्या हमको गिनना है कि नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो आपकी x की वैल्यू है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे? 180 ग्राम्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, this 180 upon 18 and your answer will be 10। ये 10 का मतलब क्या हो गया? There are 10 water molecules, meaning is आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये x के टर्म्स पे दिया है वो हो जाएगा Na2SO4 dot 10H2। जिसका भी डाउट था समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. कॉपी करना है तो कर लो। और आगे बोलो। Assignment 2 का 7th। अच्छा, मॉड्यूल का सबका हो गया? नहीं मैम 43। क्योंकि पहले मॉड्यूल खत्म करो, एक बार मैं मॉड्यूल बंद कर लूंगी फिर असाइनमेंट खोलूंगी। 40 क्या बोल रहे हो? 43। ओके, सबके 43 है। 43 में कहता है प्रॉब्लम, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस फाउंड टू कंटेन 0.14% of nitrogen and its molecule contains 2 nitrogen atom। तो ये मैंने आपको पता एंड में एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए मेथड बताई थी कि परसेंट से आप कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें सीधा दिया है कि 0.01% नाइट्रोजन है, मतलब आपका 0.014 ग्राम नाइट्रोजन जब है तभी वो टोटल मास कितना होगा? 100 ग्राम्स। अगर 100 ग्राम्स तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें नाइट्रोजन कितना है? 0.014 ग्राम। अभी हिंट क्या दिया है? द मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में मास में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन होगा 28 ग्राम्स। तो when 28 grams nitrogen is there, how much is the total mass? And this should be the answer। तो आपका आंसर होगा 28 into 100 upon 0.014। ओके, ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के जो प्रॉब्लम्स करवाए थे ना उसी के बेसिस पे है। यस मैम।
एक बार स्टार्टिंग से अभी कौन सा 44 ये हमने कौन सा सॉल्व किया 43rd सॉल्व किया राइट अभी 44 इज योर डाउट ठीक है तो 44 प्रॉब्लम कहता है the chloride of metal contains 71% chlorine by weight तो 71% क्लोरीन बाय वेट का मतलब क्या है मेटल क्लोराइड दिया है फॉर्मूला में और उसमें 71% किसका है क्लोरीन का तो मेटल का परसेंट क्या आ गया 100 माइनस 71 मेटल का परसेंट 29% है ठीक है तो ये कंपोजिशन है मेटल 29% है 71% क्लोरीन है आगे का डेटा कहता है कि उसकी वेपर डेंसिटी 50 है तो वेपर डेंसिटी 50 से तुमको क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया उसका 50 into 2 100 हो गया तो 100 में 29% जो 100 मॉलिक्यूलर मास है उसमें 29% मेटल का कंट्रीब्यूशन है और 71% क्लोरीन का है तो एटॉमिक मास मेटल का क्या हो गया 29 ही हो गया ना समझ में आ रहा है इस केस में यस मैम और बोलिए मैम 50 50 मैम 46 ओके तो पहले 46 करते हैं तो डेंसिटी ऑफ क्लोरीन रिलेटिव टू एयर ये हमने वेपर डेंसिटी रिलेटिव देखा था ना वेपर डेंसिटी रिलेटिव होती है तो वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन गैस टू हम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं बट यहाँ पे हमको विद रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट करना है राइट तो इस प्रॉब्लम में तुम्हारा वेपर डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ व्हिच गैस दे आर आस्किंग अस डेंसिटी ऑफ क्लोरीन पूछा है तो डेंसिटी ऑफ क्लोरीन अपॉन हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर व्हिच इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन लेना है और आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर से डिवाइड करना है और ये एयर का मॉलिक्यूलर मास हम यूजुअली एवरेज लेते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको कैलकुलेट करके बताया था तो अगर मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं हम नाइट्रोजन को 80 इंटू नाइट्रोजन का मास 28 20% is oxygen into oxygen का mass that is 32 upon 100 right और इससे average molecular mass of air 28.8 आ जाता है और फिर तुम्हारी वेपर डेंसिटी आ जाएगी जो molecular mass of chlorine है 71 upon 28.8 so this should be the answer समझ में आ रहा है तो लास्ट लेक्चर किसी प्रॉब्लम में मैंने ये तुमको कैलकुलेट करके बताया था अभी मैंने एयर का परसेंट अप्रोक्सीमेट लिया है 80-20 अगर उससे आंसर प्रिसाइजली टैली नहीं हो रहा है तो वो 78 होगा थोड़ा बहुत आंसर एडजस्ट करो और कुछ नहीं है इसमें मैम क्वेश्चन नंबर 50 ओके बीच में और कोई डाउट नहीं है किसी को क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 2.7 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली यील्ड्स अ रेसिड्यू वेइंग हाउ मच तो ये जो मैंने स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट किया था ना लास्ट लेक्चर याद है सबको ये रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है इसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व है व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इन्वॉल्व इज हीटिंग ऑफ सिल्वर कार्बोनेट सो आई टोल्ड यू कि मे बी एट दिस स्टेज यू डोंट नो ऑल द रिएक्शंस है ना अभी तो आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है तो आपको सारे रिएक्शंस एट दिस स्टेज नहीं आ रहे हैं
तो अगर किसी प्रॉब्लम में कोई रिएक्शन है और आपको नहीं आ रही है, थोड़ा सा गूगल का हेल्प ले लो, रिएक्शन गूगल से समझ लो और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो. तो when we heat silver carbonate strongly, we get silver plus कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है और प्लस ऑक्सीजन जो भी गैस है. तो ये होता है जब भी हम सिल्वर कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं. तो अभी इसमें इस प्रॉब्लम में पूछा है रेसिड्यू वेइंग. तो रेसिड्यू का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू? रेसिड्यू मींस रिएक्शन के बाद, द वन दैट रिमेन्स बिहाइंड इन द रिएक्शन मिक्सचर. तो ये दोनों गैसेस है, ये रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएंगे और ये जो है ये आपका रेसिड्यू है. अभी रिएक्शन आ गई, इसके आगे आपको क्या करना है? इसका मास दिया है तो फिर इन दोनों के बीच में मोल रेशियो आ गया. अगर आप सिल्वर कार्बोनेट 1 मोल से स्टार्ट करते हो तो आपको सिल्वर कितना मिलने वाला है? 2 मोल. बस नाउ नथिंग रिमेन्स. प्रॉब्लम में तुमको मास दिया है इसका 2.7. ओके, उसको इसके GMM से डिवाइड करो, इसके मोल्स निकालो और उसके 2 टाइम्स मोल होंगे सिल्वर के और वो मोल से सिल्वर का मास निकालो. समझ में आ रहा है? मैम क्या करना है? यस सर मैम. तो यहाँ तक सब पूरा मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊं? यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट टिल हियर बेटा? Yes, मैम. यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नो मैम. चलो अभी सिल्वर कार्बोनेट का GMM कैलकुलेट करते हैं. What will be gram molecular mass of Ag2CO3? 70. सिल्वर का मास 108 होता है. 108 into 2, 216 प्लस कार्बन इज 12, तो ये हो गया 228 एंड प्लस 3 ऑक्सीजन 48. तो 228 प्लस 48 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 276, राइट? Is this mass clear to you? Yes, ma'am. So I calculated GMM, gram molecular mass for silver carbonate. क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास? क्योंकि उससे हमको ये जो इसका मास दिया है प्रॉब्लम में 2.7, राइट? प्रॉब्लम में ये कितना ग्राम दिया है तुमको? 2.7 दिया है. तो अगर इसको आई एम डिवाइडिंग इट विथ इट्स ग्राम मोलिकुलर मास, what I get is number of moles of silver carbonate, है ना? 2.7 divided by 276 will give me number of moles of silver carbonate. तो कितने मोल्स आ गए सिल्वर कार्बोनेट के अभी? बोलो. मैम 0.009. हाँ, 0. मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए वो 9 के आगे 7 8 होगा, तो वो Yes, ma'am. 0. प्रिसाइसली करना है तो 0.009 या मैं ले लूंगी 9 एक्चुअली है 7 into 10⁻³ बराबर है. Yes, ma'am. कैलकुलेट करोगे तो 0.0097 हो गया. अभी इसमें अप्रोक्सीमेट करके भी टैली कर सकते हैं, प्रिसाइज करके भी टैली कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेट करके मैं लूंगी 0.01, राइट? और उसके अकॉर्डिंगली किसका मास निकालना है? सिल्वर का. तो अगर ये इतने मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे, तो फिर सिल्वर के मोल्स कितने होंगे? 2 into 0.0097. ये समझ में आया जिसका भी डाउट था? Yes, ma'am. तो ये मेरे क्या आ गए? सिल्वर के मोल्स आ गए. अभी सिल्वर का मास कैसे आएगा? इस नंबर ऑफ मोल्स को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? सिल्वर के मॉलिक्यूलर मास से. So what I found out by this calculation is moles of residue तक आ गए. तो इस प्रॉब्लम में moles of residue आ गया. moles of residue तुम्हारा है 2 into 0.0097 moles. अभी पूछा क्या है? मास. तो अब मोल्स टू मास कैसे जाते हैं? हमको मोल्स को
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिल्वर अभी एलिमेंट है ना, तो मैं इसको 108 से मल्टीप्लाई करूंगी. And whatever answer you get should be the answer. Is this clear? मैम मुझे एक डाउट था. हाँ बोलो ना बेटा. नहीं मैम, एक्चुअली क्वेश्चन डाउट नहीं था, कंसेप्चुअल डाउट था. पूछो ना बेटा. हाँ मैम, अभी जैसे कि ये जो इक्वेशन था जिसमें हमारे पास 2 लाइक Ag2CO3 था और हाँ. फिर उसका 1:2 मोल्स था ना, क्योंकि 2 Ag था हाँ. स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से. तो हाँ. इसलिए इसका मास 108 ही लेंगे, 108 into 2 नहीं लेंगे, बिकॉज मोल्स हम लोग ऑलरेडी डबल कर रहे हैं, है ना. समझ में नहीं आया. मोल्स का रेशो अगर ये 1 है तो ये 2 है. हाँ. तो क्या क्या डाउट है तुम्हारा? नहीं, मेरा डाउट नहीं, एक्चुअली ये मेरी लाइक सॉल्व करने में एक्चुअली मेरे काफी गलत हो रहे थे इस रीजन से. वो मैं मास एंड उसका डबल ले लेती थी बिकॉज वो नंबर के वजह से. तो मुझे मेन यही पूछना था. स्टोइशियोमेट्रिक बेसिक है. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो मोल्स का रेशो होता है. हाँ, तो मास तो और मास 108 जो है ना, ओके, मास 108 है वो 1 मोल का मास है. तो अगर कोई इस प्रॉब्लम में ये सोच रही है कि 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट मतलब कितना सिल्वर कार्बोनेट लेना है, तो वो 276 ग्राम से 2 मोल सिल्वर मिलेगा. सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद 276 grams of silver carbonate, I am going to get 2 moles of silver, which is 216. But provided I am starting with 276 grams. तो इसको तू ऐसे भी सॉल्व कर सकती है. तो ये लिख सकती है कि अगर हमने 276 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट से स्टार्ट किया तो मुझे 216 ग्राम सिल्वर मिल गया. तो मेरे पास 2.7 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट है. हाउ मच इज सिल्वर फॉर्म? दिस वे आल्सो यू कैन डू. ओके मैम, थैंक यू मैम. तो देखो मास से कैलकुलेट करना ऐसे करना पड़ेगा. मैंने मोल से किया. अगर मास से करना है तो मैंने 1 मोल का मास लिया जो है 276. मैंने 2 मोल का मास कैलकुलेट किया जो है 216. और इसके आगे तुम ये बोलोगे ऐसे करना है तो कि अगर 276 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट होता है तो उसको हीट करके आपको 216 ग्राम क्या मिलेगा? सिल्वर. तो प्रॉब्लम में दिया है कि सिल्वर कार्बोनेट 2.7 ग्राम है. तो 2.7 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट से कितना सिल्वर मिलेगा? दोनों मेथड से तुम्हारा आंसर सेम आएगा. दैट इज वर्किंग बाय मोल्स, दिस इज वर्किंग बाय मास, व्हाटएवर यू प्रेफर. मैम 49 करेंगे. स्टोइशियोमेट्री में जो तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है वो तुमको मोल रेशियो देता है, वो तुमको मास का रेशियो भी देता है. ओके, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम. जो भी आपको चाहिए आप उसे यूज कर सकते हो बेटा. तो हो गया सॉर्ट आउट तुम्हारा डाउट? मैम 49. मैम इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज कंपोजिशन से भी कर सकते हैं. इसको क्यों करना है? तेरे को टाइम बचाना है कि बढ़ाना है? मैम 49. परसेंट कंपोजिशन में जाना क्यों है इसमें? सीधा स्टोइशियोमेट्री का रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है. आज इसमें ये मैं मानती हूँ कि आपको क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वाले रिएक्शंस पता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं बनता और जिसमें मेटल नहीं बनता, तो ये रिएक्शन अलग है पक्के से. आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको कैल्शियम नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है. तो इसमें आप रॉन्ग कहाँ पे जा सकते हो? राइटिंग अ रिएक्शन में पक्के से जा सकते हो. इसमें भी अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना तो आपको दिक्कत ये सिल्वर मिलता है इसमें होगी. तो ये मैं मानती हूँ कि ये रिएक्शन आपको नहीं पता. बाकी स्टोइशियोमेट्री तो आपको सिखाया है, उससे आप कैलकुलेट कर ही सकते हो. सो एनी अदर डाउट? आई रीच 50 राइट. असाइनमेंट के 50 प्रॉब्लम में मैं ऑलरेडी आ गई. सॉरी, असाइनमेंट के नहीं, मॉड्यूल के. मैम 49. कौन सा? 49. 49 प्रॉब्लम. 49 प्रॉब्लम कहता है how many KCl would have been dissolved in 60 gram water to give 20% by weight solution. तो एक्चुअली मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स आपको नहीं सिखाए. इसके लिए
ये प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहा होगा आपसे, होल्ड पे रखो, कंसंट्रेशन टर्म सिखा दूंगी। ऐसे सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आ रहे, तो फिलहाल होल्ड पे रखो। जिसको आ गया वो ठीक है, नहीं आ गया होल्ड पे रखो। मैं परसेंट सॉल्यूशन में कैसे करना है सिखा दूंगी, ठीक है? और बोलो। एनी अदर डाउट इन असाइनमेंट? सॉरी, असाइनमेंट नहीं, मॉड्यूल चल रहा है, तो मॉड्यूल बंद करूं अभी, दूसरा डाउट ले लेते हैं। ये Yes, डाउट miss. हो गए? Are there some still doubt pending, or shall I start teaching ahead? Please speak up. Ma'am, now assignment doubts. Okay, तो मॉड्यूल के डाउट हो गए ना सबके? Yes, ma'am. ग्रेट। तो अपने मॉड्यूल के डाउट हो गए अभी असाइनमेंट में एक एक करके बोलो। मैंने कितने असाइनमेंट दिए थे आपको? शायद 4। Ma'am, question number 6. कौन सी असाइनमेंट बेटा? Ma'am, assignment 1. 1. ओके बेटा, Ma'am, question 4. एक एक करके पूछो प्लीज। 6 and 7. Ma'am, 3. अरे सारे मुझसे ही करवाओगे लगता है। तो असाइनमेंट 1, ओके, तो मूल कंसेप्ट असाइनमेंट 1 पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहला डाउट कौन सा था? किसी ने 3 बोला था, राइट? Yes. 3 से स्टार्ट करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 कहता है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 79% मैग्नीशियम 24। तो इस प्रॉब्लम नंबर 3 में जो मैग्नीशियम 24 है, आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम, उसका परसेंट कंपोजिशन दिया है, रिलेटिव एबंडेंस दिया है 79%। और बाद में कहते हैं कि रिमेनिंग 21% मोल परसेंट is of magnesium 25 and magnesium 26। तो तुम्हारा magnesium 25 और magnesium 26 मिला के कितना आ गया? 21%। ठीक है, तो हो गया प्रॉब्लम। आप इसको सपोज x अज्यूम करोगे तो इसका कंपोजिशन कितना हो गया? 21 minus x, and substitute this data in the formula of average atomic mass। तो आपका एवरेज एटॉमिक मास 24.31 है, that will be equal to 24 into 79 plus 25 into 21 minus x plus 26x divided by 100. Solve this for x। हो जाएगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बोलो नेक्स्ट। Ma'am, I'm 6. ma'am, question number 6. प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो इसी फॉर्मूला पे बेस है, एवरेज मास के। इतना तो समझ रहा है? Yes, ma'am. प्रॉब्लम नंबर 6 में 3 आइसोटोप दिए हैं, 3 आइसोटोप एंड एलिमेंट, तीनों के मास दिए हैं। एक का दिया है m, दूसरे का दिया है m+1, तीसरे का दिया है m+2, और एवरेज मास का भी आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ m, जो है m+05। इस प्रॉब्लम में करना क्या है पता है? नीचे के जो ऑप्शंस है वो आपको क्रॉस चेक करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? से फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई क्रॉस चेक ऑप्शन 1?
ऑप्शन 1 के लिए मेरा एवरेज मास का आंसर आना चाहिए m plus 0.5, ये दिया है प्रॉब्लम में, एंड माय m plus 0.5 विल बी m into 1, क्योंकि 1 पार्ट दिया है, प्लस दूसरा टर्म होगा m plus 1 into 1, और तीसरा टर्म आएगा m plus 2 into 1 एंड डिवाइडेड बाय 3, तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3। अगर ये सॉल्व करके ये आंसर आता है तो आपका आंसर ए है, नहीं आता है तो आप बी ऑप्शन को इवैल्यूएट करो, फिर देखो क्या आंसर आता है। लाइक दिस यू हैव टू क्रॉस चेक। समझ में आ रहा है? ओके मैम मैम। तो इसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है? नहीं है बेटा, नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कोई नंबर नहीं दिया ना। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल है तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, ऐसे ही करना। मैम 7th वाला समझा नहीं क्वेश्चन। हाँ मैं समझा देती हूँ। 7th वाले में ना थोड़ा वो इक्वेशन ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, तो तुम्हारा ये हो गया 6, अभी हम कर रहे हैं 7। तो 7 में एक इक्वेशन दिया है जिसमें वी आर स्टार्टिंग विद CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथाइलिन, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज polymerization of ethylene, and then you get a polymer जिसका फॉर्मूला ऐसे लिखो, और इसको कहते हैं पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन। तो ये रिएक्शन है जो ऐसे ठीक से प्रिंट नहीं हुई। तो अभी पूछा क्या है कि 280 grams of ethylene will polymerize. So you start with this, which is 280 grams. And पूछा ये कितना होगा। तो इसमें कोई भी reaction हो, whether it is this or any other reaction, what is the basic of any chemical reaction? मास तो सेम ही होगा। Whatever is the total mass of the reactant, okay, is going to remain same and will be same as your total mass of the product. As we cannot create any mass, we cannot destroy any mass, right? Mass is conserved. आप रिएक्शन में बैलेंसिंग करते हो, मतलब आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है वही राइट हैंड साइड में आता है, बस क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो जाता है, कंपाउंड बदल जाता है, बट नंबर ऑफ एटम सेम है। का मतलब है जो टोटल मास होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वही तुम्हारा टोटल मास आ जाता है राइट हैंड साइड पे, एंड मास इज कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो ये है कंसेप्ट। तो आंसर क्या आएगा, सेम 280 ग्राम्स। कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। और जो रिएक्शन ठीक से नहीं दिख रही है, कुछ बॉन्ड्स शिफ्ट हुए हैं उसमें, वो ये वाली रिएक्शन है। मैम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit. तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट में 1/12 के जगह पे 1/6 लिया, तो उससे 2 चेंजेस होते हैं जो कंपनसेटरी है, और जिसके वजह से आपका जो 1 मोल का मास होगा वो सेम होगा। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू कौन से 2 चेंजेस होंगे, वो कैसे कंपनसेटरी होंगे, अगर खुद से नहीं समझा है तो। आपका जो AMU है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ AMU, 1/12 टू द मास ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम का मास है उसको आप 1/12 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो आप 1/12 से जब भी मास ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन को मल्टीप्लाई करते हो, तो इससे आपका आंसर आ जाता है, डिवाइड करने के बाद 1.66
into 10 raised to minus 24 grams. याद है ये कैलकुलेशन हमने किया था? Yes, ma'am. ओके तो अभी अगर AMU के डेफिनेशन में 1/12 के जगह पे 1/6 आ गया तो मैं 1/6 into मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन करूंगी तो ये जो नंबर आ रहा है ये इसके 2 टाइम्स आ जाएगा. Yes, ma'am. इतना समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके अभी तुम्हारा जो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मास होता है वो एवोगैड्रो नंबर को हम मास ऑफ 1 एटम इन AMU से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो तुम्हारा AMU अभी डबल हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है. अभी हम एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं. एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा ये केस में? योर एवोगैड्रो नंबर ओके इज नॉट ओरिजिनल एवोगैड्रो नंबर बट इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. तो एवोगैड्रो नंबर हाफ हो गया और AMU डबल हो गया. तो एवोगैड्रो नंबर हाफ हो गया और AMU डबल हो गया, मतलब दोनों चेंज कंपनसेट कर गए एक दूसरे को. और जो तुम्हारा 1 मोल का मास है वो क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? मैम आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं और एक बार एक्सप्लेन करूं? हाँ कर लेती हूँ. ओके इन दिस केस सी व्हाट हैपेंस इज हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं. ये ऐसे नहीं समझ रहा है. 1/12 के जगह पे तो देयर आर 2 AMU जो ओरिजिनल 1/12 से जो AMU आता है, जो एटॉमिक मास यूनिट 1/12 से आता है, और जो अभी आ रहा है वो हो रहा है 2 टाइम्स AMU. ये वाला पार्ट समझा? अगर मैं 1/12 लूंगी तो जो AMU है और 1/6 लूंगी तो जो AMU है, ओके उसमें ये फर्क है कि 1/6 से जो AMU कैलकुलेशन करके AMU आएगा वो 2 टाइम्स होगा. तो हमको लगता है कि 1/6 लेने से तो मेरा मास डबल होना चाहिए. मोस्ट ऑफ यू माइट हैव थॉट कि इंक्रीज बाय 2-fold, हाँ या ना? क्योंकि आपने सिर्फ AMU या मास जो डबल हो रहा है वो देख रहे हो, बट आपका जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर के कैलकुलेशन में आपने क्या किया? ओके आपका एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? आपका एवोगैड्रो नंबर होता है ओके 6.022 into 10 raised to 23. तो अगर 1/12 के जगह पे जब भी 1/6 होगा ना तो जब भी 1/12 था तभी एवोगैड्रो नंबर Na था, बट अभी जब भी 1/6 हो गया आपका एवोगैड्रो नंबर Na/2 हो गया. ये चेंज है. So I will take an example and I will do this. So suppose कार्बन का मास ठीक है ओरिजिनल में 12 AMU आता है. ओके कार्बन का मास ओरिजिनल में 12 AMU आता है, बट 1/6 में वो आ जाएगा 24 AMU. बट जो एवोगैड्रो नंबर है वो कार्बन के लिए 1/12 से Na है, बट अभी एवोगैड्रो नंबर जो है वो Na into 2 हो गया. तो व्हाट इज नाउ सी प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है? प्रॉब्लम में मुझे पूछा गया है the mass of 1 mole of a substance. So what is the mass of 1 mole of a substance? 12 AMU एक एटम का मास into number of atoms present in 1 mole. तो यहाँ पे आंसर मेरा 12 ग्राम्स आ जाता है, और यहाँ पे 24 into में Na/2 करूंगी और फिर भी आंसर क्या आ जाएगा? 12 grams. So this is what is happening when we take it 1/12. This is what is happening when we take it 1/6. Okay, this is what it is. ये 1/12 में होता है, ये 1/6 में होता है. तो 1/12 के जगह पे 1/6 लेने से सिर्फ AMU में चेंज नहीं है, एवोगैड्रो नंबर में भी चेंज होता है. और आपका जो 1 मोल का मास है
is mass of one atom into number of atoms present in one mole. तो one atom का mass 12 है into number of atoms present in one mole, and this answer after conversion will come 12 grams. यहाँ पे mass of one atom 12 के जगह पे 24 हो गया क्योंकि 1/6 लिया, but Avogadro number भी Na के जगह पे Na/2 हो गया, and ultimately when you calculate the mass remains same. और जो मैंने कार्बन के केस में बताया वो सब केस में यही होता है क्योंकि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट में चेंज किया है. और बोलो डाउट. मैम 12. Problem number 12. Now they say if 1 mole were defined to be 1 into 10 raised to 24 instead of Avogadro's number, what would be the mass of 1 mole of boron? तो इसमें क्या करना है? ओके, अभी 1 मोल ऑफ बोरॉन का एटॉमिक मास 9 है क्योंकि हम एवोगैड्रो नंबर जो कंसीडर करते हैं, हमारा एवोगैड्रो नंबर क्या है? हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to 23 है और इतने बोरॉन एटम का मास 9 ग्राम्स है. तो अभी जो नया नंबर दिया है 1.00 into 10 raised to 24 एटम्स होंगे तो कितना मास आएगा? इतना सिंपल कैलकुलेशन करना है. मैम एक और बार प्लीज. समझ में आया? मैम एक और बार नहीं सुना. Yes, वो ma'am. See, your atomic mass is mass of Avogadro's number of atoms. ये जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि अगर मेरे पास Avogadro's number of boron atom है तो उसका मास कितना होगा? Say 9. That is the atomic mass of boron. प्रॉब्लम में कहा है कि वो Avogadro नंबर ये नहीं है, ये है. तो मतलब एटॉमिक मास क्या हो गया? इतने एटम्स का मास नहीं, इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास. हाउ डू आई गेट इट? आई एम हैविंग a relation. When the number of atom is this much, mass is this much. So when the number of atoms now will increase, mass will accordingly increase. यस मैम. Is this clear? तो simple cross multiplication से आंसर आ जाएगा. मैम बोरॉन का मास 10 है ना? मैंने 9 वाले आइसोटोप से शायद आंसर दिया है इसका. ओके. देना चाहिए था, स्पेसिफाई करना चाहिए था इस प्रॉब्लम में, बट शायद आंसर टैली 9 से होगा. 9 से होगा. आइसोटोप से ना. हाँ, और बोलो. 10th वाला. मैम 10. तो प्रॉब्लम नंबर 10 कहता है ऑन रेफरेंस स्केल ऑफ कार्बन. तो जो हमने कार्बन का रेफरेंस स्केल रखा है कि our standard is 1/12 of C12 of carbon. Atomic mass of aluminium is 26.98 और तभी टिटानियम आता है 47.48. तो एक रेशियो दे रहा है एल्यूमिनियम के मास का जो है 26.98. ये जब भी 26.98 होता है, टिटानियम तुम्हारा होता है 47.48. तो अभी कहते हैं what would be atomic weight of aluminium on a new reference scale. तो कोई रेफरेंस स्केल चेंज कर दी और इसको उसमें ये 48 हो गया तो ये कितना? So again another cross multiplication and you do it. Ratio between the two given. 27 है. और बोलिए. मैम क्वेश्चन नंबर 11. सब आप लोग मेरे से सॉल्व करवा रहे हो. If atomic mass unit is defined to be 1/10 of mass of an atom of C12, what would be the atomic weight of calcium? Ma'am, it is same as that we did
अर्लियर। नहीं, इसमें ये लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को चेंज नहीं कर रहे, लैंग्वेज में फर्क समझो। इसमें बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/10 किया, मतलब इन्होंने कार्बन का मास 12 के जगह पे क्या पकड़ा, 10। तो इसमें हम सिंपली करेंगे कि कार्बन का मास 12 होता है जब भी, ओके, ये प्रॉब्लम में हम करेंगे कि कार्बन का मास अगर 12 है तो कैल्शियम का मास 40 होता है ना। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कार्बन 10 हो गया तो कैल्शियम कितना, ये इतना ही प्रॉब्लम। यस मैम, समझ गया। मैम क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. If the table of atomic masses were established with oxygen atom and assigned the value 100, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीजन लिया है और ऑक्सीजन का मास 100 ले लिया, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वुड बी, तो ये भी वही है, रेशियो वाला ही प्रॉब्लम है। इसमें तुमको ऑक्सीजन और कार्बन को कनेक्ट करना है। अगर ऑक्सीजन 16 होता है तो कार्बन तुम्हारा 12 है, अभी ऑक्सीजन को बना दिया 100, तो कार्बन कितना होगा, और बोलो, हो गया, पढ़ा दूं आज का? मैम पहला हो गया। मैम अभी बाकी असाइनमेंट भी है ना। हाँ, तो उसपे भी ऐसे भर भर के डाउट्स है। चलो पूछ लो, जो भी डाउट्स है पूछ लो पहले बेटा। मैम I will असाइनमेंट 2 में teach you क्वेश्चन 7 और 8। यस मैम 7। अच्छा रुको, मैं क्या बोलूं, मैं शायद थोड़ा ज्यादा पढ़ा लूंगी फिर आज, है ना। लेक्चर 10 नहीं, थोड़ा आगे। अभी देखो ऑलमोस्ट 1 आवर हम डाउट ही कर रहे हैं। तो आज का जितना दूसरे बैचेस में, सैटरडे आपका लास्ट लेक्चर आता है ना, तो जितना दूसरे बैचेस में पढ़ाया मैंने ना, उतना मुझे पढ़ाना पड़ेगा ताकि सारे बैचेस पैरेलल रहे। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी आज का लेक्चर, चलेगा ना? मैं सारे डाउट्स करवा हाँ देती मैम हूँ। चलेगा। यस मैम। हाँ ठीक है मैम। यस मैम Keep you चलेगा। back with other batches ना, I will teach little more, ठीक है ना। बोलो, सारे डाउट्स करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये असाइनमेंट हम बंद करते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट का होगा तो प्लीज पूछो, क्योंकि मेरे पास भी प्रिंट आउट्स नहीं है, मुझे असाइनमेंट अलग अलग ओपन करके देखना पड़ता है। सो इज असाइनमेंट 1 ऑल डाउट्स ओवर, आई विल ओपन असाइनमेंट 2 देन। मैम अभी तो- फर्स्ट बोलो। क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, मैम फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट था, यही असाइनमेंट के। यही असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, ओके। हलवा क्वेश्चन है। मैंने बंद कर दी, रुको अभी फिर से ओपन कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है असाइनमेंट 1 का, इफ एवोगैड्रो नंबर हैड अ वैल्यू double of its present value, what will be the atomic mass of oxygen? तो इसमें क्या डाउट है बेटा? तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर अगर डबल हो गया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है ना। आया ना, बोलो फटाफट। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ओके। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, जब इतने एटम्स है तो वो 16 है, 16 ग्राम से, ग्राम एटॉमिक मास है या व्हाटएवर, ये क्या बोल रही है, हाँ ग्राम एटॉमिक मास ही लेना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर डबल हो गया तो अभी ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, अगर ये नंबर डबल हो गया
तो ये थोड़ी ना सेम होगा, ये भी क्या हो जाएगा 2 into 16 ग्राम शुड बी द आंसर. मैम आई थिंक आंसर 8 ग्राम्स दिया है. आई डोंट थिंक सो. नहीं मैम 32 ग्राम चाहिए. कोई मतलब इसमें डाउट ही नहीं है. 8 ग्राम कैसे होगा? अगर नंबर ऑफ एटम्स, बेटा बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए तो मास कैसे कम होगा? ओके मैम, ठीक है, अंडरस्टूड. नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा ना. तो कैन आई शट दिस एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज बंद कर लूं. असाइनमेंट 1. अभी कौन सा नेक्स्ट ओपन करूं बोलो? असाइनमेंट 2. ओके. So we are doing mole concept assignment 2. मैम बोलो. क्वेश्चन नंबर 10. मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 3 बताओ ना. मैम सॉल्व किसका? करके नहीं. हाँ, मैम क्वेश्चन नंबर 3. okay. I'm opening assignment 2. Let me open question number 3. तो mole concept assignment 2 का question number 3, यस मैम. which says 4 containers of 2 liter capacity contains dinitrogen as described below. Which one contains maximum number of molecules under given condition? कितना सिंपल क्वेश्चन है ये. बेसिक मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है बेटा. इस क्वेश्चन में तेरे को हर ऑप्शन में जो भी दिया है वो इवैल्यूएट करना है बस. तो तेरा पहला ऑप्शन लिख के दिया है 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ N2. तो 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स. तो मैम इसमें सिर्फ इंडिविजुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है ना. हाँ बेटा, तो 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गया 2.5 moles. 2.5 मोल ऑफ N2. ये पहले समझ में आया? यस मैम. तेरे पास इस कंटेनर में 2.5 मोल्स है. अभी 2.5 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? So 2.5 एन है. एब्सोल्युटली ऐसे करते जाना है. यस मैम. कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होंगे? फिर तू बी ऑप्शन देखेगा, सी डी देखेगा और जो भी मैक्सिमम है वो टिक करेगा. यस मैम. मैम क्वेश्चन नंबर 7 and 8. क्वेश्चन नंबर 10. मैम क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 कहता है what is correct for 10 gram calcium carbonate. So that is what is your question number 4. So question number 4 talks about calcium carbonate 12 grams 10 grams sorry. Okay, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है. पहला ऑप्शन कहता है इट कंटेन्स 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन. तो आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूला में अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल कैल्शियम एटम्स है, 1 मोल कार्बन है, बट 3 मोल ऑक्सीजन है. दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड with the formula that we are writing. Now let us evaluate. A option कहता है it contains 1 gram atom of carbon. 1 gram atom is 1 mole, so it contains, but ये 1 mole में 1 gram atom है. अभी प्रॉब्लम में हमारे पास 1 mole नहीं है. प्रॉब्लम में हमारे पास कितना है 10 ग्राम. तो ये जो प्रॉब्लम में 10 ग्राम दिया है ना, so this 10 grams upon GMM which is 100 grams. प्रॉब्लम में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 0.1 मोल. तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट 0.1 मोल होगा तो उसमें 0.1 मोल हो गया कैल्शियम, उसमें 0.1 मोल हो गया कार्बन और उसमें 0.3 मोल हो गया ऑक्सीजन. तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग व्हिच सेज okay it contains 1 gram atom of carbon. It contains how many gram atom? 0.1 gram atom of carbon. तुम्हारा बी ऑप्शन कहता है
it contains 0.3 gram atom of oxygen, which is right. 0.3 mole of oxygen का मतलब क्या है? It contains 0.3 gram atom of oxygen. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो ये आंसर है, बाकी के इवैल्यूएट कर सकते हैं. C option says it contains 12 gram of calcium. So it contains 0.1 mole. 0.1 mole कितना होगा? 0.1 into 40. 0.1 into 40 होता है 4 gram. So it contains how many grams of calcium? 4. So even your option C is wrong and none of this. So no, answer is one of this and that is B. Is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, what next? Question number 7. Question number 7. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा नॉर्मेलिटी का है, वो नहीं सिखाया, ये नहीं कर सकते, इसको ओमिट करो. कंसंट्रेशन टर्म पे प्रॉब्लम है जो सिखाना पेंडिंग है. और बोलो. I'm 6. हम क्वेश्चन 6 का आपको सी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा होगा, वही मोलारिटी एक ऑप्शन में आ रहा है, तो 6 हाँ, और 7 को नहीं करना है. मैम 8. 8 कहता है 1 atom of an element X weighs 6.664 into 10 raised to 23 grams. The number of gram atoms in 40 kg of it is. तो तुमको एक एटम का मास दिया है, उससे तुम एक मोल का मास निकाल सकते हो. तुम्हारे पास एक एटम का मास है, आप एक मोल का कैसे निकालोगे? इस एक एटम के मास into Na. इनटू Na कर दोगे. यस. तो तुम्हारे पास 1 मोल का मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया. तो 40 kg डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स. यस. आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास. यस. तो वेट इन ग्राम्स दिया है 40 kg और तुम्हारा इसका ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, उससे डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा. Yes, ma'am. व्हाट नेक्स्ट? मैम बस हो गया खत्म. Ma'am done. कैसे? Ma'am, question number 10. 1 mole of P4 molecule contains. तो 1 mole of P4 molecule contains. अभी इसमें क्या डाउट है? ये 1 mole P4 दिया है. ओके, तो 1 mole of P4 will contain 4 mole of P. राइट, फॉस्फोरस कितना है इसमें? 4 मोल है. पहला ऑप्शन कहता है 1 मॉलिक्यूल. तो क्या 1 मोल P4 में 1 मॉलिक्यूल होंगे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? Na molecules of P4 है ना इसमें. समझा मैं. Na molecules of P4 है, तो A ऑप्शन नहीं हो सकता. फिर कहता है 4 मॉलिक्यूल्स, तो वो भी नहीं हो सकता है ना, 4 मॉलिक्यूल्स नहीं है. फिर कहता है 1/4 into Avogadro's number of atoms. तो Na molecules of P4 है. एटम्स कितने? 4 into Na atoms है ना. तो 4 into Na कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन. मैम हाँ बोलो. मैम 13th वाले में वो डी ऑप्शन कैसे? मैं 13 वाले का डी ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ. ये कौन सा प्रॉब्लम था? 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. नहीं मैम, मेरा डाउट 13th है. तो ऐसे पूछो ना. मैं 10 प्रॉब्लम कर रही हूँ, वो हो गया क्या जिसका भी डाउट था? Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट डाउट? आस्क मी. मैम 13th में खाली आप एक्सप्लेन करो डी वाला कैसे? कौन सा प्रॉब्लम? 13. ओके, 13 प्रॉब्लम. तो 13 प्रॉब्लम कहता है आउट ऑफ 1 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ओजोन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर इन. तो अभी तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हारे पास 1 ग्राम O2 है, 1 ग्राम O है और 1 ग्राम O3 है. तो इस प्रॉब्लम में 13 में तो सिर्फ वो क्या तुमको आंसर नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं समझा ना.
Why you say सिर्फ explain me the D option. D option is the answer of this problem. So you Yes. have a doubt in whole problem. So you have been given 1 gram of O2. All तो equal. मैं पहले 1 gram of O2 के moles calculate करूंगी, which will be 1 upon 32 mole of O2. ये समझ में आया? O2 का molecular mass 32 है, मैंने 1 gram को 32 से डिवाइड किया, इससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स आ गए. इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे? Na upon 32 molecules of O2. और इसके एटम्स कैसे आएंगे? 2 into Na. एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे Na upon 16 एटम्स ऑफ O. तो 1 ग्राम O2 सैंपल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स है? फिर दूसरा जो आपको दिया है 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब है ये 1 ग्राम O है, तो इसके मोल्स कैसे आएंगे? 1/16 मोल ऑफ O, और 1/16 मोल ऑफ O में Na/16 एटम्स ऑफ O आ गया. तो इसके नंबर ऑफ एटम्स देखो सेम एज 1 ग्राम O2 होते हैं. अभी थर्ड ऑप्शन दिया है 1 ग्राम O3, तो 3 के मोल्स हो जाएंगे 1/48 मोल ऑफ O3 and this will be मैम एक बार 14 भी. Na/48 molecules of O3. और कितने एटम्स? 3 Na/48. ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, तो फिर से इसमें नंबर ऑफ एटम हो जाएगा Na/16 एटम्स ऑफ O. तो आप 1 ग्राम O2 ले रहे हो, O ले रहे हो या O3 ले रहे हो, नंबर ऑफ एटम सेम है. So answer of 13 will come D. All contain same number of atoms. Yes, ma'am, समझा. तो बेटा कैलकुलेट करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन ढूंढते नहीं बैठना है. ये हो सकता है, वो हो सकता है, तुक्के नहीं मारने हैं. Do proper working, do proper calculation. Otherwise, you will find doubt in each 14, and ma'am. every problem if you are not trying. अभी हम क्लास में होते ना तो मैं तुमको पूछती तुम्हारा कैलकुलेशन पहले बताओ, तुम किधर तक आए और आगे क्यों नहीं आ रहा है. तुम्हारा खुद का कुछ तो वर्किंग चाहिए, नहीं तो पूरे असाइनमेंट्स तुम टीचर से सॉल्व करोगे तो खुद को कुछ भी नहीं आने वाला. तुम थोड़ा सा फाइट खुद के तरफ से भी करो. बोलो आगे कौन सा डाउट है? 14 लास्ट. कौन सा? 14. 14. Number of Ca2 plus and Cl minus ions in 1 gram of anhydrous calcium chloride. पहले कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. 14 problem. Formula CaCl2. So that will be calcium 40, 2 chlorine 71. तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 111 grams. राइट? और प्रॉब्लम में कितना दिया है? 11 grams ही दिया है. मतलब तुम्हारे पास कैल्शियम क्लोराइड जो है वो 1 मोल है. तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड में 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस है, और कितना क्लोरीन है? 2 मोल Cl माइनस है. कहाँ से आया? फॉर्मूला से आया. तो अगर 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस है तो ये नंबर कितना है? Na आयंस. और ये नंबर कितना है? 2 Na आयंस.
समझ में आया जिसका भी डाउट था? यस मैम समझ गया। छोटा ही था। Assignment 2, any more doubts anyone has? नो मैम। No, ma'am. All clear? Yes, ma'am. तो अभी कौन सी असाइनमेंट? 3. थर्ड। अभी असाइनमेंट 3 करनी है। ओके बोलो। मैम 9। Question number 4. Question number 4. Question number 4 in assignment 3 says 5.6 liter of a gas at NTP weighs 8 grams. Okay, तो दिया है इस क्वेश्चन में 3 में कि आपके पास 5.6 लीटर एट NTP कोई गैस है और उसका मास 8 ग्राम्स है। तो क्या मुझे 22.4 लीटर एट NTP का मास मिल सकता है? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। Yes, ma'am. कितना आ जाएगा बोलो तुम? 32 gram. ओके, तो 32 ग्राम्स क्या हो गया? व्हाट इज द 32 grams here? What is 22.4 liter at NTP? ये 1 mole of gas हो गया। Yes, और ma'am. 1 mole of Okay, gas ma'am. का जो मास है ये GMM हो गया, ग्राम मोलिकुलर मास हो गया उस गैस का। Yes, ma'am. अभी प्रॉब्लम में क्या पूछा है? प्रॉब्लम में पूछा है वेपर डेंसिटी। सो व्हाट इज वेपर डेंसिटी? योर मोलिकुलर मास ऑफ गैस upon molecular mass of H2, so it will be 32 upon 2 and the answer will be 16. यस मैम। और बोलो। Ma'am, question 9. मैम 9। मैम 9। Ma'am, 6th B. 9। Ma'am, 6th में रेशियो नहीं आता। So problem number 6 says equal masses of O2, H2 and methane are taken in a container. तो कौन है? The respective mole ratio of these gases in the container. तो assume करो O2, H2 और methane 3 gases लिए हैं इसमें। So your problem number 6 says you are having equal masses of O2, H2 and N2. तीनों के equal mass है. Let it be x grams. ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है. Okay. अभी प्रॉब्लम में क्या पूछा है? प्रॉब्लम में ये पूछा है कि the respective mole ratio of this gases in a container. तो इसके कितने मोल्स होंगे? x by 32 मोल्स। इसके कितने होंगे? x by 2 मोल्स। और इसके कितने होंगे? x by 28 मोल्स। हम CH4 है ना? Ma'am, वो CH4 है। Ma'am, Okay, CH4. तो अगर CH4 है ये तो ये हो जाएगा x by 16 मोल। ये मोल का रेशियो है जिसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या कैसे कोई लिखेंगे मैम हम? स्क्रीन शेयर करके बजा रहा है। नहीं, वो कंप्यूटर पे साउंड शेयर कर रहा है। हाँ वही, सॉरी, साउंड शेयर। कौन कर रहा है साउंड शेयर? नाम बताओ मुझे। Ma'am, पता नहीं। पता नहीं मैम, ऊपर से लिख के आ रहा है साउंड, कोई तो कर रहा है। हाँ, नाम ma'am. नहीं तो दिख रहा है। कंप्यूटर में बैठा है। मिस उसने 2 डॉट लगाया वो है। ओके ठीक है। इज दिस क्लियर? ये प्रॉब्लम क्लियर है?
हाँ मैम। यस मिस। तो क्या आंसर आएगा बोलो जिसको क्लियर है? What is the answer of this problem? ऑप्शन ए। Option A. 1:16:2. 1:16:2. ओके, इसका रेशो कैसे निकालोगे? इसको थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करोगे? 32 से। 32। राइट, तो व्हेन आई मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 32, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 2x। तो आंसर विल बी 1:16:2। इसका भी डाउट था, हो गया? यस मैम। और बोलो। Question 9. Question number 8. मैम 9। Question number 14. अच्छा 8, अभी पहले 8 करती हूँ फिर 9। 8 कहता है 16 ग्राम ऑफ SOX occupies 5.6 लीटर एट STP। तो फिर से एक वॉल्यूम दिया है और उसका मास दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गैस का वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर एट STP, और अगर इतना वॉल्यूम है तो उसका मास कितना दिया है इस प्रॉब्लम में? 16 ग्राम। This will have 16 gram of this gas SOX। तो मैं 22.4 लीटर का मास निकाल लेती हूँ। तो 22.4 लीटर का मास आ जाएगा 64 ग्राम ऑफ SOX, and this is gram molecular mass। ओके, तो जिसमें अगर 64 ग्राम मोलिकुलर मास है तो SOX is 32 plus 16 into x, राइट? इसका मोलिकुलर मास फिलहाल 32 plus 16 into x है। इसका आंसर आ गया तुमको। इसका आंसर क्या है? 64 grams। तो solve this for x. How much is x? 2। 2। तो ये SO2 है। और बोलो व्हाट नेक्स्ट? मैम 9। Density of air is given in grams per ml. Its vapor density is, तो ग्राम्स पर ml की डेंसिटी है एट STP। इसे वेपर डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो वेपर डेंसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर चाहिए। अभी मेरे पास किसका डेटा है? डेंसिटी का। यूनिट भी देखना डेंसिटी के। ये जो डेंसिटी का डेटा है वो 0. कितना है? 0.20 and 1293। right, this is the density given, okay, and at STP meaning is कि अगर मेरे पास 1, इसका मतलब क्या है? what is the whole meaning of density? if I am having 1 ml of air, it is going to weigh 0.001293 grams. यस मैम। Yes or no? यस मैम। 1 ml एयर का मास है, तो क्या मैं 22.4 लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो कितना होगा? 22.4 into 10⁻³ is 22400 ml of air का मास आ जाएगा मुझे
22400 into 0.001293 grams. This is the mass of 1 mole of air. 28.97. तो ये आंसर आ जाएगा 28.97 grams. ये आंसर आ जाएगा 28.96 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर आ रहा है 28.96। ये क्या आ गया 1 मोल एयर का मास, मतलब ये एयर का आ गया GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यस मैम, हम बाकी हो जाएगा। अभी क्या Divide by. कुछ नहीं हो गया प्रॉब्लम, Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. डिवाइड करके आंसर लिखोगे। यस मैम। और बोलो Ma'am, question number 13. Yes, ma'am. Question number 13. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास? तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में सल्फर का एक एटम अज्यूम करके कैलकुलेशन करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 13 में 3.4 ग्राम जब भी सल्फर होता है तो आपका 100 ग्राम इंसुलिन है। ओके, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए मुझे सल्फर के एक एटम का मास लेना है। सो देयरफॉर 32 ग्राम 1 एटम मास ऑफ सल्फर, 32 ग्राम ऑफ अगर सल्फर है तो इंसुलिन कितना होगा 32 into 100 upon 3.4, this will be GMM, minimum molecular mass, minimum possible। और बोलिए मैम 14। Ma'am, 14 14 question. ma'am 15 also. ओके, 14 क्वेश्चन कहता है परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर सैंपल इज। तो ये मास परसेंट का ही प्रॉब्लम है, बट प्यूरिटी पे बेस्ड है। तो अमोनियम सल्फेट दिया है, योर अमोनियम सल्फेट इज NH4 twice SO4 and they say this is 66% pure। का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 100 ग्राम सैंपल है तो उसमें कितना अमोनियम सल्फेट है? सिर्फ 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट। ओके, इतना ही अमोनियम सल्फेट है। तो आप अगर नॉर्मल परसेंट से आंसर निकाल रहे हो मास परसेंट से, तो जो नाइट्रोजन का आंसर आएगा उसका 66% इज द आंसर। तो आपको परसेंट कैलकुलेशन करने आता है ना, परसेंट ऑफ एन जो सिखाया था, उससे आंसर निकालो और उसका 66% इज द रियल आंसर। कर पाओगे? यस मैम। और बोलो। Ma'am 15. 15 द क्लोराइड ऑफ अ मेटल। ये तो अभी अपना मतलब बुकलेट का था, आज तुम्हारे साथ सॉल्व किया वही है, आज ही ये मैंने सॉल्व किया है। 15 71% क्लोरीन है तो 29% मेटल है और आंसर A29 है। Yes ma'am, yes ma'am. आज ही सॉल्व किया ये। और बोलो। Ma'am, assignment 4. तो 3 हो गया, बंद कर दो 3। किसी को 3 में डाउट नहीं है ना अभी? Anyone has doubt in 3? Okay, so we will go for the last assignment that I gave you, assignment 4.
मैम क्वेश्चन नंबर 1. हाँ बेटा, लेट मी ओपन. असाइनमेंट 4 आ नहीं रहा है मेरे से. Let me check. शायद यही होगा. मुझे दिख नहीं रहा है बेटा असाइनमेंट 4. आई एम सर्चिंग. शायद मैंने आपके ग्रुप में भी डाला था ना वो लास्ट टाइम. यस मैम. यस. मैम मैंने आपको भेज दिया किधर भेज दिया? व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप पे भेज दिया. वेट, लेट मी ओपन माय व्हाट्सएप. 2 मिनट. Okay, so your number ends with 83108, right? Yes, ma'am. Okay, मिल गया भाई मुझे असाइनमेंट 4. ग्रेट. तो अभी असाइनमेंट 4 में कौन सा प्रॉब्लम चाहिए आपको? क्वेश्चन 1. Wait, it is open. क्वेश्चन 1 ही नहीं आ रहा है. ओके, क्वेश्चन 1 कहता है हीमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट मैमल्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली 0.33% of iron by mass. The molecular mass of hemoglobin given. The number of iron atoms in each molecule of hemoglobin will be. तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का ही प्रॉब्लम है. इसमें ये जो हम कैलकुलेट करके ये दिया है और ये पूछा है, इतना ही प्रॉब्लम है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब भी 100 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, तो अगर तुम्हारा हीमोग्लोबिन 100 ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो परसेंट वाइज आयरन का परसेंट कितना दिया है? 0.33% आयरन. तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में
0.33% आयन है। तो अभी जो एक ह्यूज मॉलिक्यूलर मास दिया है विच इज 67200, तो अगर हीमोग्लोबिन इतना है तो उसमें आयन का मास कितना होगा? तो इट विल बी 67200 into 0.33 upon 100. Okay, this is going to give us total mass of iron. तो ये कितना हो रहा है देखो, 672 into 0.33. 221.76. ओके ग्रेट, तो ये आंसर आ रहा है 221.76। इसका मतलब क्या है कि जितना आयन है हीमोग्लोबिन में, 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंटेनिंग 221.76। मैम बट इसमें 672 से मल्टीप्लाई हो। सुनो ना, यहाँ तक समझ में आया? 1 मोल हीमोग्लोबिन में कितने क्या है तुम्हारे आयन का मास है। अभी आयन के एटम कितने रहेंगे? ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ Fe एटम्स, एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 56 है, तो इट विल बी 221.76 अपॉन 56। तो ये अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा तो हमको इसको होल नंबर करके लेना है। तो अपॉन 56 का आंसर ऑलमोस्ट 3.96 आता है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट 4 एटम्स ऑफ Fe। समझ में आया? आंसर इसका बी है, 4 एटम्स। यस मैम। जिसका भी डाउट था हो गया क्लियर? यस मैम। ओके, और बोलो। मैम 6th। यस मैम, 6th। Two oxides of metal contains 27.6% and 30% oxygen respectively. तो ये जो भी मेटल है, इसका जो भी, तो इसका आपको क्या नहीं पता? इसका आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं पता ना, एटॉमिक मास नहीं पता है, तो इसको साइमल्टेनियस सॉल्विंग से करना पड़ेगा। तो दो अलग ऑक्साइड्स है। पहले ऑक्साइड में आपको दिया है मेटल, 2 oxides of metal contain 27.6% ऑक्सीजन। तो पहला जो ऑक्साइड है उसमें मेटल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 27.6%। ठीक है, तो मेटल क्या होगा? रिमेनिंग परसेंट है ना, तो मेटल हो गया तुम्हारा 82.4%। ये कंपोजिशन है पहले ऑक्साइड का, मेटल और ऑक्सीजन को लेके, और इसका फॉर्मूला जो होगा, ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है M3O4, मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो, इसका हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं और बाद में सिंपलेस्ट रेशियो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो दिया है 3:4, राइट? दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला। और जो सेकेंड ऑक्साइड है उसमें, तो सेकेंड ऑक्साइड के लिए क्या है? ये 30% है और ये ऑब्वियसली हो गया 70%, तो ये रेशियो क्या होगा ये पूछा है। So did you understood the problem till here? Yes. Okay, so how do we go for the formula of second oxide? मैम बोलो। मैम ऊपर 72.4 होगा ना? मैं ऊपर 72.4। हाँ मैम। हाँ 72.4, ये है मेरा 72.4। तो इसमें कैलकुलेशन में मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास एटॉमिक नंबर नहीं है
है ना, समझ रहा है? तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, बोलो फटाफट। क्लास में किसी ने भी ये सॉल्व नहीं किया? Ma'am, I got it. No one has solved this in the class, बोलो। Ma'am, I got it. So how did you do it? Ma'am, like for first oxide, we take 4 into 16 upon x into 100 is equal to 27.6. Yes, 4 into 16 upon क्या किया? Upon x, ma'am. Then we find out the value of x. Yes, that is the molecular mass of, sorry, you did 4 into 16. Yes, ma'am, for first oxide. 4 into 16 upon, इसमें सिंपली तुम्हारे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला लेना है ना? अगर देखो इसमें क्या करना है, इसमें तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M3O4 दिया। अगर इसमें मुझे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, हाउ डू वी डू इट? We take mass of 4 oxygen atom, which is 16 into 4 into 100 and upon the molecular mass. तो इसका molecular mass क्या हो जाएगा? इसका जो molecular mass है वो मेटल का atomic mass जो नहीं पता, जो है 3x plus 4 oxygen का mass which is 64, है ना? तो this is this, ऐसे कर सकते हैं। देखो, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन is mass of oxygen in this compound upon molecular mass into 100. I know the answer of this. इसका आंसर क्या है? 27.6. So I need to solve for x. और x क्या चलेगा? Atomic mass. ये समझ में आ रहा है सबको? Ma'am, x we get 55, ma'am. This approximate to the mass of iron. x कितना आ रहा है तेरा? 55 आ रहा है। Yes, ma'am, I 55.16. will simplify this. 27.6 into आ जाएगा 3x plus 64 will be 6400. Here solved it, so I take same. तो x कितना आ रहा है? 55.16. Okay, 55.16 आ गया। Okay, तो ये जो भी है इसको यहाँ पे यूज करो as atomic mass and get the formula. So here you will do atomic mass ratio now 70 upon 55.16 और यहाँ पे आएगा 30 upon 60. फिर इससे आपको simplest ratio आ जाएगा। Yes, ma'am. तो जिसका भी डाउट था समझ में आया? तो पूरे क्लास में एक ही को आया ये प्रॉब्लम, बाकी सब जिनको नहीं आया समझ में आ रहा है? नहीं मैम, आया एक और बार। हाँ, मुझे भी आ गया। और लोगों को भी आया था? आया था मैम। यस मैम। ओके, तो जिनको नहीं आया समझ में आया? 55.9 आ रही है। हाँ बेटा, मैंने उसमें जो दिया वो लिया, तो 55.9 आ रही है। 55.9 ले लो, इसको अप्रोक्सीमेट करके 56 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्सीमेटली जो आएगा उसको राउंड ऑफ करो। Yes, ma'am. मैम, क्या आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ? हाँ, एकदम कर सकती हूँ। इधर ध्यान दो। तुमको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी दिया जाता है तो तुम उससे परसेंट ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम में पहला जो ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है M3O4, ये तो पक्का? ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास में कैसे कैलकुलेट करूंगी? x का एटॉमिक मास मेरे पास नहीं है, तो आई से let GAM of M
इज इक्वल टू x ग्राम्स पर मोल, तो मैंने एटॉमिक मास m का x अज्यूम किया, तो 3 है, मतलब 3x एंड प्लस 4 ऑक्सीजन 64, ये इस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इतना Yes. समझ में आया? Yes. तो M3O4 का मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। X इसके लिए लिया क्योंकि मेटल का एटॉमिक मास नहीं दिया है, so I assumed atomic mass of metal to be X. All clear? Okay मैम, हाँ समझ आगे गया। बढ़ते हैं। अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का, तो हम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड व्हिच इज 64 हाँ मैम अपॉन समझ गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास 3x प्लस 64 into 100, और ये परसेंट का आंसर दिया है हमको, कितना है? 27.6. Solve this for x which is approximately coming 56. तो मतलब तुम्हारे मेटल का एटॉमिक मास आ गया। तो एक बार मेटल का एटॉमिक मास आ गया, हाँ मैम समझ तो गया। तुम उससे दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो अभी। Yes. All clear this problem everybody? मैम दूसरे का फॉर्मूला M2O3 आ रहा है। Yes. हाँ बेटा, जो M2O3 हाँ ठीक है, ठीक है ना, आ गया ना? यस मैम। ये मुझसे भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, सो एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस प्रॉब्लम? और बोलिए कौन सा डाउट है? मैम अब तो नहीं है शायद। मैम पक्का? क्वेश्चन बोलो बोलो। मैम 14th का आंसर क्या होगा? आंसर तो आंसर की दिया है बेटा, तेरा टैली होता है कि नहीं देखना है तेरे को। मैम क्वेश्चन 14। Somebody also said 10th, I heard that. मैम क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 कहता है 14 ग्राम ऑफ X combined with 16 gram of oxygen. On the basis of this information, which of the following is correct? तो ये जो भी X है उसके 14 ग्राम्स है और ऑक्सीजन के 16, मतलब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन पक्के से है ना? अभी ऑप्शन देखते हैं। The element X could have an atomic weight 7. अगर X का atomic weight 7 है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? X2O होगा। तो ए ऑप्शन गलत है। सी आएगा आंसर। अगर एलिमेंट X का एटॉमिक मास 14 है तो फिर X एक ही बार आएगा और फॉर्मूला XO होगा। यस मैम। सी ऑप्शन कहता है एन एलिमेंट X हैव एटॉमिक मास 7, तो 7 है तो 2 बार X आएगा और फॉर्मूला X2O होगा। तो इसका आंसर सी है। समझ में आया? मैम सेकंड ऑप्शन का आप वापस बोल सकते हैं? हाँ एकदम बोल सकती हूँ बेटा। सेकेंड ऑप्शन में एटॉमिक वेट 14 दिया है और तेरे प्रॉब्लम में भी 14 ही ग्राम X है, मतलब X कितने बार फॉर्मूला में आएगा? एक ही बार। यस मैम अंडरस्टूड। तो सेकेंड ऑप्शन का फॉर्मूला होगा एक बार X एक बार O, क्योंकि Okay, X 14 है O 16 है। बट इन्होंने बी ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में दिया है X2O, जो गलत हो जाएगा। यस मैम। तो जिसका भी 9 प्रॉब्लम डाउट था क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ओके, और बोलो। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then the volume occupied by 1 molecule of water is approximately. तो 1 ग्राम वाटर है तो उसका वॉल्यूम कितना है? 1 ml। ओके, ये 22.4 से नहीं करना है क्योंकि वाटर लिक्विड है।
तो इस प्रॉब्लम में 14 प्रॉब्लम में आपको डेंसिटी दी है वाटर की जो 1 ग्राम पर cm क्यूब है। मतलब अगर 1 ग्राम वाटर है तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यस और नो? अभी प्रॉब्लम में पूछा है तुमको कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 1 ग्राम का मेरे पास वॉल्यूम है, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये कैलकुलेट करना। तो 1 ग्राम वाटर इज 1/18 मोल ऑफ वाटर, और जिनका वॉल्यूम 1 cm क्यूब ही है, और 1/18 मोल्स में Na/18 molecules. So I'm multiplying by Avogadro's number. 1/18 mole of water में Avogadro's number upon 18 molecules of water. इतने molecules of water occupy 1 centimeter cube. So then I will simply say 1 molecule of water will occupy how much, and it will be 1 into 1 upon Na/18. इसको सॉल्व करो। That will be the answer. मैम और एक बार समझा सकते हैं? ऑप्शन डी। It is 18 divided by Avogadro's number. यस मैम। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर डी आ जाएगा इसका। बोलो किसको नहीं समझा ये? मुझे तो ये डेंसिटी दिया इतना समझा? यस मैम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है तेरा? बेसिक मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम है मतलब मास 1 ग्राम है, ये मास है, यस मैम, और ये वॉल्यूम है। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर होता है तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये स्टेटमेंट मैंने डेंसिटी से लिखा। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। तो 1 ग्राम वाटर में मुझे मॉलिक्यूल्स ढूंढने ताकि मुझे समझे कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो कितने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। How many molecules are occupying this volume? I understood कि ये 1 ग्राम मास ऑफ वाटर का वॉल्यूम है, बट 1 ग्राम वाटर के मास में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसके लिए हमने क्या किया, 1 ग्राम मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स है? 1 ग्राम के ये मोल्स आ गए 1/18 मोल्स ऑफ वाटर, और वॉल्यूम तो वही रहेगा। अभी इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आ गए 1 ग्राम के। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na/18 molecules of water. Yes, ma'am. और Na/18 molecules of water का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 molecule of water का वॉल्यूम कितना होगा? I simply did cross multiplication. So it will be ultimately 18 upon Na करना है आपको, और जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ जाएगा 3 into 10 raised to -23। सॉल्व करके देख लीजिए। मैम 10th क्वेश्चन। यस मैम। ओके, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कहता है इन आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 and C14 is 98% and 2% respectively. The number of atoms in 12 gram of carbon is, तो
इसका मतलब क्या है, तुमको एवरेज एटॉमिक मास दिया है 12, ठीक है। उस 12 ग्राम्स में 2% कितना है तुम्हारा, C14 है, मतलब तुम्हारे टोटल 12 ग्राम इज 1 मोल ऑफ कार्बन का मास, इतना तो समझ रहा है। So we are solving which problem अभी, I missed it. 10th one, right? तो 10th one में पूछ रहे हैं कि the number of C14 atoms in 12 ग्राम of carbon. तो मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 12 ग्राम कार्बन में C12 98% रहेगा और C14 कितना परसेंट रहेगा, 2%, इतना तो समझ रहा है ना। मतलब 100 ग्राम कार्बन है तो उसमें 2 ग्राम C14 है, इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2% C14। तो अगर 12 ग्राम कार्बन है तो हाउ मच विल बी C14, 12 into 2 upon 100 ग्राम ऑफ C14 होगा, दिस इज 24 upon 100 C14। तो जो C14 की अमाउंट है वो 24/100 हो गई, दैट इज 0.24 ग्राम ऑफ C14। यहाँ तक समझ में आया। तो अगर 12 ग्राम कार्बन है तो उसमें C14 मैंने उसका 2% निकाल लिया जो है 0.24 ग्राम। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ C14 एटम्स, ये मुझे C14 का मास मिला, अभी मैं मोल्स निकालूंगी, 0.24 अपॉन 14 मोल ऑफ C14 और नंबर ऑफ एटम कैसे आएगा, 0.24 अपॉन 14 into Avogadro's number, ये हो गया एटम्स ऑफ C14 जो पूछा है। समझ में आया। एनी अदर डाउट? नहीं मैम, खत्म हो गया। मैम 11th क्वेश्चन। ओके, अभी भी है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कहता है इफ 3.01 into 10 raised to 20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of moles of H2SO4 left. तो तुमको H2SO4 का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है जो 98 है। ओके, 98 grams is GMM of H2SO4। ये कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है अपना, प्रॉब्लम नंबर 11। So I'm calculating GMM of H2SO4 which is 98 grams per mole। GMM का मतलब क्या है, 6.022 into 10 raised to 23 molecules अगर है H2SO4 के तो उनका मास कितना होगा, 98 ग्राम्स होगा। प्रॉब्लम में कहते हैं कि 3.01 into 10 raised to 20 molecules को निकाल दिया, तो मैं ये 3.01 into 10 raised to 20 molecules जो निकल गए H2SO4 के उनका मास कैलकुलेट कर रही हूँ। तो दैट विल बी 98 into 3.01 into 10 raised to 20 upon Avogadro's number। ये हो जाएगा mass of the molecules that we are removing। Okay, so let me calculate this।
तो ये आ रहा है आंसर इसका 48.98 into 10 raised to minus 3. So the answer that I'm getting is 48.98 into 10 raised to minus 3 grams. Okay, is the mass of molecules that we have removed. हमने तो ये -3 ग्राम्स का मतलब क्या है? What is the meaning of इतने ग्राम्स? इतने ग्राम्स का मतलब है ओके जो निकाले उनका मिलीग्राम्स में आंसर है 48.98 milligrams. This is the mass of 0.3.01 into 10 raised to 20 molecules which are removed. जो निकाल दिए आपने इनका मास मुझे आ गया. अभी प्रॉब्लम में कहते हैं कितने मास से आपने स्टार्ट किया. इस प्रॉब्लम में आपके स्टार्ट का मास 98 मिलीग्राम से, तो 98 मिलीग्राम से स्टार्ट किया, उससे इतने मिलीग्राम्स निकल गए, तो 98 माइनस 48.98 मिलीग्राम्स इतने निकल गए. तो अभी कितना H2SO4 लेफ्ट है? हाउ मच इज द H2SO4 लेफ्ट? So it will be 98 minus 48.98. इतना H2SO4 बच गया जो ऑलमोस्ट 49.02 मिलीग्राम से. Okay, this is the H2SO4 in milligrams remaining. अभी पूछते हैं कि the number of moles of H2SO4 left. So this is mass divided by of GMM. H2SO4 left, right? ये मास आ गया और ध्यान से देखो मास मिलीग्राम में है. तो अभी मुझे मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया और अब इसके मोल्स हो जाएंगे 49.02 into 10 raised to minus 3 upon 98 grams. इसको आप अप्रोक्सीमेटली 49 लेके सॉल्व कर सकते हैं. 0.5 राइट, तो ये 0.5 एब्सोल्युटली. तो ये कितने मोल्स हो गए तुम्हारे? 0.5 into 10 raised to minus 3 moles. Is that clear? Okay, ma'am. वो ग्राम्स में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि आपका 98 नीचे ग्राम्स में है. तो इसका आंसर तुम अप्रोक्सीमेटली मोल्स लेफ्ट, कितने मोल्स लेफ्ट? 0.5 into 10 raised to minus 3 moles left. Is that clear? Yes, ma'am. और कोई डाउट है असाइनमेंट 4 में? No, ma'am. नो मैम. मैम तो ग्रेट. आज का पूरा 10 2 3 हो घंटे गए का खत्म. लेक्चर हमने सिर्फ डाउट सॉल्व किए, बट डाउट्स ठीक से हो गए जिसके भी थे. हाँ मैम. Yes, तो ma'am. ग्रेट. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. हम अगले वीक देखते हैं क्या करना है. ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 घंटा डाउट करने के बाद 2 घंटा नहीं सिखाऊंगी. सबके आगे शेड्यूल है, आपके और मेरे, राइट? So I Yes, am not ma'am. teaching ahead. That's it for today. Yes, बोल सकते. थैंक यू मैम. Okay, we will Thank you, ma'am. edit the paper accordingly. मैम. ठीक है? So that's it for today. Bye. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू मैम. Bye, ma'am. Bye, 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 everyone. Bye. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बेटा. मैम फॉर द टेस्ट सिलेबस आपने जो लास्ट क्लास तक पढ़ा है वही आएगा ना? हाँ मैं बताती हूँ क्या सिलेबस है. It will be put in the group. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. Don't worry. Just hold on.